Hello students, I welcome you all to this video. This video is of class 9, subject history, and topic is the French Revolution. Now, I am going to start. The map. फिर आपका यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ के रिवोल्यूशन को। इस रिवोल्यूशन में देखिए ये फ्रांस की सिचुएशन बता रहा है कि फ्रांस में है। तो इसमें है फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन क्या होता है? तो revolution is a political upheaval in a nation state characterized by great changes. किसी भी नेशन में, किसी भी राष्ट्र में लोगों द्वारा एक जो अपहीवल मतलब एक क्रांति की जाती है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, चेंजिंग लाने के लिए, कि वहाँ की जो व्यवस्था, जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक को हटा करके और नई चेंजिंग लगे, उसी को कहते हैं। और क्या होता है रिवोल्यूशन? और इसमें क्या होता है रिवोल्यूशन में सडन चेंज होगा, इसमें लॉन्ग टाइम नहीं लेते हैं और तुरंत ही लोग एक क्रांति करके और वहाँ की पूरी जो व्यवस्था है उसको बदल देते हैं। और ये स्लो चेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल फील्ड में नहीं, वो इंडस्ट्रियल फील्ड में जो रिवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था वो मोनार्की सिस्टम के लिए, जैसा कि हम जानते हैं पहले पूरे वर्ल्ड में ये मोनार्की सिस्टम था। तो फ्रेंच करके जो मोनार्क थे उनकी जो पॉलिसीज थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसके खिलाफ लोगों ने रिवोल्यूट किया। तो सर ये स्टार्ट हुआ था, ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789। तो हुआ कि फ्रांस में पेरिस में जो वहाँ के मोनार्क थे उन्होंने ऑर्डर किया फोर्स को मतलब रोड पर मार्च करने के लिए। वहाँ की फोर्स जो थी मिलिट्री वो रोड पर मार्च करने लगी। तो लोगों में अफवाह फैल गई कि कुछ ही देर में राजा जो है मिलिट्री वालों को ऑर्डर करेगा कि सिविलियन पर जो है वो फायर करें। तो इस अफवाह से क्या किया कि लोग जो है एक जगह पर कलेक्ट हो गए, करीब 70,000। तो आजकल जो हम लोग बात करते हैं लिबर्टी की, फ्रीडम की, इक्वलिटी, मतलब जो उदारवाद है, स्वतंत्रता है, समानता है, इसकी जो बात करते हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही सब देते हैं। और ये हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीजें बहुत ही जो पहली बात हुई, लोगों के काफी संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। तो और जो पहले मोनार्की जो सिस्टम था उसमें कुछ लोगों को जो है प्रिविलेज दे गए थे। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज होता है किसी को जो विशेष अधिकार मिले होते हैं उसी को कहा जाता है प्रिविलेज। तो ये वहां की गवर्नमेंट का मोनार्की सिस्टम का एक पार्ट था। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या हुआ रिवॉल्यूशन के बाद? हुआ कि लोगों की जो इंडिविजुअल राइट और जो इक्वलिटी है वो आनी थी। जो प्रिविलेज मिले हुए थे लोगों को बाय बर्थ, जन्म से जो विशेष अधिकार मिले हुए थे वो उसको फिनिश कर दिया जाए और
जो इक्वलिटी और फ्रीडम वो वहाँ की जो है सेंट्रल आइडिया बन गई, मुख्य विचारधारा बन गई इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब एक एम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कि लोगों में, पब्लिक के बीच समानता लाई जाए, मतलब कि एक एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, और लिबर्टी, लोगों में जो है उदारता हो, और फ्रीडम, लोग अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र। अब काजल में देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल काजल में ये हुआ कि 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का था, वो जो है एसेंडेड हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा। तो जिस समय वो सिंहासन पर बैठा उस समय उसकी एज जो है 20 ईयर्स थी, और उसकी जो मैरिज थी वो हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिया, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, और वो एक राजा की तरह वो शादी करने लगा। तो क्या हुआ कि अब उसके खर्चे जो है, उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी, आर्मी थी बहुत बड़ी, और इसके अलावा उसने एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाया था, और उसमें फिजूल खर्च करके उसके शान शौकत में बहुत ज्यादा जो है मतलब इस समय फालतू खर्च कर रहा। तो साधारण भक्त और दूसरे भी अनावश्यक लड़ाइयों में तो काफी खर्च कर दिया उसने। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें किसी जो कॉमन पीपल थे, साधारण लोग थे राज्य के, उसके निवासी, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। और जो वहाँ के अधिकारी थे वो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो सामंत वर्ग के थे, वही देखभाल करते थे। वहाँ की जो योग्यता है इसका कोई भी आधार नहीं। अब देखिए वहां की एक पॉलिटिकल बॉडी संस्था, जहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। जब किंग चाहता था, मोनार्क जब चाहता था, वहाँ मीटिंग बुलाता था, उसका नाम था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, उसमें जो फ्रेंच सोसाइटी थे उसके रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर उपस्थित होते थे, और हर सबके सबके वोट की वैल्यू जो है वो एक समान। और इस स्टेट जनरल को टैक्स बढ़ाने की भी पूरी आजादी थी, वो टैक्स को इंक्रीज। अब अभी हमने बताया पॉलिटिकल कार्य। अब देखिए सोशल कार्य क्या होता है कि फ्रेंच सोसाइटी तीन पार्ट में डिवाइड थी, तो थ्री स्टेट में वो था क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन। एक क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमन पीपल। क्लर्जी कौन थे? जो चर्च में या मंदिर में जो पूजा करने वाले थे, वो उनको क्लर्जी कहा जाता था, जो पूजा पाठ पादरी। और नोबिलिटी जो सामंत वर्ग था, जिनके पास ढेर सारी जमीनें हुआ करती थी, नौकर चाकर थे रहते थे। तो क्या होता था कि ये सिटी में रहते थे, और जो रूरल एरिया थे वहां इनकी जमीन जायदाद नहीं होती थी, और स्लेव्स जो है इनके खेतों पर काम। कॉमन पीपल में आते थे जैसे आपके बिजनेसमैन हुए, और दूसरे छोटे छोटे किसान हैं, दुकानदार हैं, आपके फिलोसोफर हुए, लॉयर हुए, ये सब जो है कॉमन। ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, इनको जो है प्रिविलेज मिला हुआ था भाई। ये प्रिविलेज क्या था इसको भी बताएंगे। जो जबकि ये संख्या में, नंबर में बहुत कम संख्या में ये दोनों क्लर्जी और नोबिलिटी बहुत कम थे,
पीजेंट किसानों की जो वहां की पॉपुलेशन थी वो 90%, टोटल पॉपुलेशन की 90% वहां पर पीजेंट के किसान थे, और उस 90% में बहुत कम लोगों के पास अपनी जमीन थी, बाकी सब नोवेल्टी के पास जाकर के उनके खेतों पर काम करते थे, इस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव। और 60% लैंड जो थी वहां की नोवेल्टी जो स्टेट जिसको आप कहते हैं जमींदार, उनकी थी 60%। और चर्चों को जो है जमीन ऐसे नहीं दी गई, जैसे पहले के जमाने में अपने यहाँ मंदिरों को राजे महाराजे दान दिया करते थे, वैसे वहां की जो चर्च थे उनको जमीन मिली हुई थी। ये चर्च के लोग पीजेंट्स को, किसानों को जमीन दे देते थे कि तुम उसका खेती करके उसका मैक्सिमम पार्ट उनको, और इसके अलावा पीजेंट्स को क्या करना होता था, पीजेंट्स जो है वो इसके बदले उनके घरों पर, नोवेल्टी और क्लर्जी के घरों पर भी जाकर के उनको सर्विस देनी होती थी, और उस सर्विस का उनको कोई भी मतलब पेमेंट नहीं मिलता, पैसा नहीं कुछ भी। नेक्स्ट में देखिए इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, वहां की इकोनॉमी जो थी लैंड रेवेन्यू पर डिपेंड थी, और लुई 16 के समय में 2 बिलियन का कर्ज था फ्रांस के ऊपर, 2 बिलियन का कर्ज हो गया था, और गवर्नमेंट को इस कर्ज का जो चुकाने में, जो उसका इंटरेस्ट था वो चुकाने में काफी पैसा देना पड़ता था। वो आगे कहां था, लिब्रे, इसको जो उस समय की इसकी ये लिब्रे क्या है, वहां की करेंसी, ये लिब्रे जो है, लिब्रे जो फ्रांस की करेंसी है, और गवर्नमेंट को इस डेट कर्ज को देने के लिए बहुत ज्यादा देना पड़ता है, देना पड़ता था, वो कहां से करता था, थर्ड स्टेट से। थर्ड लॉयर, फिलोसफर और बिजनेसमैन, इनसे ये टैक्स वसूला है। और इसमें टैक्स में 2 तरह के टैक्स थे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को टैक्स कहा जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्स को नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो चल दिया, number of indirect taxes which were levied on articles of agriculture। और indirect tax कहां से आता था, जो रोज की, जैसे नमक हुआ, दूसरी चीजें हुई, जो डेली कंजम्पशन की चीजें थी, उन पर इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, वही क्लर्जी और नोवेल्टी, इनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना, एक टैक्स से थे। और जो टैक्स गवर्नमेंट मतलब दिया जाता था गवर्नमेंट को, उसमें से चर्च जो है अपना हिस्सा निकालता था, और चर्च को मिलने वाले टैक्स को फीस कहा जाता था, विदिन नाम का टैक्स चर्च मिल गया। तो चर्च दो हुए, एक कैरी, एक फीस। अब देखिए ये हो गए कर्ज। अब क्या हुआ कि कार्य कैसे वहां की कंडीशन में, तो 1776 में जो वहां का राजा था, उसने क्या किया कि अमेरिका को सहायता की कि ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन का तो आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में इसकी कॉलोनियां थी, तो
13 कॉलोनी जो अमेरिका ब्रिटेन की थी उसको स्वतंत्र कराने के लिए फ्रांस के मोनार्क ने अमेरिका की सहायता और इसके अलावा ये तो स्वतंत्र कराने में उसकी जब हेल्प की तो क्या हुआ कि ये इन सब में उसका 2 बिलियन जो मतलब डेट था, कर्ज था, वो बढ़कर के 3 बिलियन हो गया, 3 बिलियन। और जो फ्रांस को के राजा को कर्ज देने वाले थे, डेट देने वाले थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट और बढ़ा करके 10% कर दिया। ये हमको जो हम दे रहे हैं उसका 10% इंटरेस्ट हमको। अब क्या हुआ कि 40 जो वहां के गवर्नमेंट की जो इनकम थी उसका 43% जो है वहां का इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता। और इसके अलावा क्या था, तो वहां का डेली का रेगुलर एक्सपेंसेस में क्या आता है भाई, मिलिट्री थी तो मिलिट्री का मेंटेन करने का खर्च देखना होता था, जो कोर्ट चलते थे वहां के कोर्ट का खर्च देखना होता था, और जो ऑफिस थी उनके खर्च, ऑफिस के कर्मचारियों को सैलरी वगैरह देना, और ये सब खर्चे की वजह से क्या हुआ कि अब वहां का के मोनार्क बात हो गई को टैक्स को इंक्रीज करें, टैक्स को इंक्रीज करने के लिए वो मजबूर हो गया वहां। अब क्या हुआ कि अब यहां पर अब जब टैक्स बढ़ा तो जनता परेशान हो, जब पब्लिक के लोग परेशान होने लगे तो क्या हुआ कि सोशल ग्रुप जो मिडिल क्लास इस समय उभर कर सामने, मिडिल क्लास कैसे सामने आया कि मिडिल क्लास में जो बिजनेस थे उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थोड़ा बहुत हो गया था, तो ये व्यापारी जो थे इनके पास भी पैसा हो गया था, और पढ़े लिखे जो लिटरेट ग्रुप था क्लास था, ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए थे और अपने उनकी जो राइट थे, अधिकार थे, उसके प्रति भी लोग जागरूक हो गए। तो ये थर्ड ग्रुप जो है ये सामने आया, ये नया सोशल ग्रुप था मिडिल क्लास। और ये सारे लोग विश्वास करते थे कि जन्म से कोई महान नहीं होता, जन्म से किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, उसके आधार पर किसी को जो है प्रिविलेज मिलना चाहिए, न कि जन्म के। और इन लोगों ने प्रचार किया समाज वहाँ की सोसाइटी में कि सारे लोगों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है, सारे लोगों को समान होने का अधिकार है। ये जो लोग विशेष अधिकार में होकर के ना तो टैक्स देते हैं, ऊपर से हम लोगों से काम करवाते हैं, इसके खिलाफ लोगों के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि अपने आइडियाज और एक क्रांति का जो एटमोस्फियर वहाँ पर। अब देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में क्या होता है,